बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर सुल्तान साबिर है और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एडिनाइड्स के मौजू पे बात करेंगे। एडिनाइड्स बेसिकली नाक के पिछले हिस्से में और गले के ऊपरी हिस्से में, जिस एरिया को हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और बेसिकली ये टॉन्सिल्स की तरह का ही एक लिम्फोइड टिश्यू है इन दोनों का काम मुदाफ़त से मुनासबत रखता है। एडिनाइड्स पैदाइशी तौर पे तमाम बच्चों में मौजूद होता है, जो कि 6 साल तक आहिस्ता आहिस्ता और इन्फेक्शन की वजह से बढ़ना शुरू होता है और 6 से 16 साल की उम्र तक वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू होता है और 20 साल की उम्र तक जब बच्चे पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। आमतौर पर हमें इनके बढ़ने का कोई अंदाज़ा हो नहीं रहा होता, क्योंकि नाक के उस हिस्से में, पिछले हिस्से में इतनी जगह मौजूद होती है कि इंसान बड़े आसानी से सांस ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों में जब इसका साइज हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है तो उन्हें कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें कुछ अलामात नाक से रिलेटेड हैं, कुछ कान से रिलेटेड हैं और कुछ आपके गले से रिलेटेड है। नाक की अलामात में जो सबसे कॉमन चीज़ आती है वो है नाक का बंद हो जाना। तो जब एडिनाइड्स का साइज बड़ा होना शुरू होता है तो बच्चे का नाक बंद रहता है और वो मुंह खोल के सांस लेता है। जब वो मुंह खोल के सांस लेगा तो जाहिर है उसकी फीडिंग डिफिकल्टी भी स्टार्ट हो जाएगी और वो खाना खाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि रात को जब वो सोया हुआ होगा मुंह खोल के सोएगा और साथ में खराटे लेगा, या फिर बच्चों में कॉमनली देखने में आता है कि वो रात को सोए हुए अपनी पोजीशनें तब्दील कर रहे होते हैं। वो कोशिश करता है कि किसी ऐसी पोजीशन में आए जिसमें उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस ना हो। इसके अलावा नाक में एक और मसला जो भी बहुत कॉमन है वो ये है कि उसको नेजल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली हमारे नाक के अंदर जो रतूबत पैदा होती है वो जब हम सांस लेते हैं तो वो रतूबत वक्त के साथ साथ गले में जाती है और पता भी नहीं चलता। लेकिन जब ज़ाहिर है आपका पीछे नेज़ोफेरिंक्स पूरा नाक ब्लॉक होगा तो वो सारी रतूबत नेजल डिस्चार्ज की शक्ल में आपके नाक से बाहर बहना शुरू हो जाती है। एडिनाइड्स की अगली अलामत देखने में आती है कान के अंदर। नेज़ोफेरिंक्स के हिस्से में जहाँ पे एडिनाइड्स मौजूद है वहाँ पे कान की एक ट्यूब, जिसे हम यूस्टिशियन ट्यूब कहते हैं, वो ओपन होती है। तो जब एडिनाइड्स की वजह से आपका वो एरिया ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली कान की वो ट्यूब भी ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। और जब वो कान की ट्यूब ब्लॉक होना शुरू होगी तो कान का जो मिडल ईयर है, क्योंकि वो यूस्टिशियन ट्यूब जो होती है वो मिडल ईयर में ओपन होती है, तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर स्टार्ट हो जाता है मिडल ईयर में, और जिसकी वजह से वहाँ पे फिर रेशा स्टार्ट हो जाता है बनना। और फिर एक टाइम आता है जिसके बाद आपका पर्दा कान का फटता है और उससे रेशा आना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनको एडिनाइड्स का प्रॉब्लम हो, यूजुअली उनके पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि ये टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करके सुनते हैं, इनको बुलाते रहें तो ये हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते। और तीसरी चीज़ ये कि अगर इनको ऊंचा शोर से बुलाया जाए तो इनको शोर महसूस होता है। तो ये तीनों अलामात एडिनाइड्स की वजह से हो सकती हैं काम में। अगली हम बात करेंगे कि कुछ एडिनाइड्स की अलामात चेहरे के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम एडिनाइड फेशियस कहते हैं। यानी उनका एक ट्रायंगुलर सा फेस बन जाता है, नाक थोड़ा ऊपरी साइड पे हो जाता है, सामने वाले दांत जो ऊपर वाले हैं वो ऐसे पता लगता है कि ओवर क्राउडेड हो गए हैं, तालू भी उनका थोड़ा ऊपर वाली साइड पे हो जाता है और यूजुअली उनका मुंह थोड़ा खुला रहता है। इस टिपिकल प्रेजेंटेशन को हम एडिनाइड फेशियस कहते हैं। अब इसकी वजूहत क्या है कि क्यों ये एडिनाइड्स अब नॉर्मली इतने बड़े हो जाते हैं कि ये सारे सिम्टम्स काज करना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली जब भी साइनसिस का इन्फेक्शन होता है या थ्रोट का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होगा तो ये सारे टिश्यूज जो करीब करीब इनके मौजूद हैं उन सब की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर आप एलर्जी देखें तो एलर्जी में भी जो नेजल म्यूकोजा या उसकी जो चीज़ें हैं उनकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एडिनाइड्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को। अब ये है कि हम एडिनाइड्स को असेस कैसे करेंगे। अब इसमें हमारे 3 क्राइटेरियाज आ जाते हैं। एक तो पहला क्राइटेरिया ये कि साइंस एंड सिम्टम्स, यानी बच्चे को अलामात क्या क्या है। अब अलामात में जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, नाक का बंद होना, गले का रिपीटेड इन्फेक्शन होना और बच्चे का मुंह खोल के सांस लेना, ये सारी चीज़ें अलामात में शामिल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हम एंडोस्कोपिकली नाक के ज़रिए एंडोस्कोप ले जाके पीछे नेज़ोफेरिंक्स को एक दफ़ा प्रॉपर देख लें, ताकि वहाँ पे हमें जो भी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, एडिनॉइड्स है, वो हमें प्रॉपर नजर आ जाए। तीसरी चीज़ है उस बच्चे का हम एक्सरे लेटरल व्यू नेक करवा लेते हैं, जिससे में हम नेज़ोफेरिंक्स का प्रॉपर देख लेते हैं कि वहाँ पे एडिनॉइड्स की कंसंट्रेशन या एडिनॉइड्स की स्वेलिंग कितनी है और उसने कितना नेज़ोफेरिंक्स को ब्लॉक किया हुआ है। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट पे।
اس کی ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ایڈینائٹس کا سائز کتنا بڑا ہے. اب یوزلی اگر چھوٹا سائز ہوگا تو ہم اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں, انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور نیزل اسپریز جس میں اسٹیرائڈز ہو ہم وہ اسپریز یوز کروا سکتے ہیں. اب وہ بھی 2-3 دنوں کے لیے نہیں, کم از کم بھی مہینہ 2 مہینے کے لیے اسٹیرائڈ اسپرے دینے پڑتے ہیں جس سے وہ ریگریس کرے گا. یا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گریڈ 4 پہ پہنچا ہوا ہے, اس نے نیزوفیرنکس کو پورا obstruction کی ہوئی ہے ایڈینائٹس نے, تو پھر پاسبلٹی نہیں ہے, پھر وہاں پہ ہم سرجری ایڈوائز کر سکتے ہیں. آپریشن اسی طرح جیسے ہم ٹونسلس کا آپریشن کرتے ہیں منہ کھول کے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ گلے میں ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمیں تھوڑا تالو سے اوپر سائڈ پہ جا کے تو پراپر ڈرینیج کرنا پڑتا ہے اس کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کی وہ آپ سب کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا. مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں.